तो आज हम इस लेक्चर में रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी को कंप्लीट किया। आज हम लाइब्रेरी का रोल सोसाइटी में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी में क्या होता है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक्स होता है या मटेरियल होता है, पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स होता है इस लाइब्रेरी में। और ये एक्सेस प्रोवाइडर भी होता है, यानी कि जो लाइब्रेरी जाता है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करता है, तो ये एक्सेस प्रोवाइडर भी होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइब्रेरी होती है ये इंटरफेस होती है, किसके दरमियान? यूज़र के दरमियान और किसके दरमियान? और होती है इंटरफेस पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के दरमियान, यानी कि इसी से यूज़र पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। ठीक, अगर हम नए इनोवेटिव प्रिंसिपल्स देखेंगे, नए इनोवेटिव प्रिंसिपल्स ने जो लाइब्रेरियन था उसके काम को ईजी किया और अक्रॉस द सेक्टर, जो भी सेक्टर हो लाइब्रेरी में, हर किसी सेक्टर में लाइब्रेरियन का काम ईजी हुआ और उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, लाइब्रेरियन की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई किसमें? लर्निंग में लाइब्रेरियन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई। किससे? पेडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिनको हम इनोवेटिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक, अब पेडिगम शिफ्ट है कि अगर हम अर्ली ज़माने के लाइब्रेरीज देखेंगे और आज के ज़माने के लाइब्रेरीज देखेंगे तो उनमें क्या शिफ्ट आया है, क्या चेंज आई थी। पहले ज़माने की लाइब्रेरी जो थी वहाँ वो कस्टोडियन ऑफ बुक्स थी, यानी कि वहाँ पे बुक्स को हम लाइब्रेरी में बुक्स को हम स्टोर करते थे। लेकिन आज के ज़माने के लाइब्रेरी स्टोर, यहाँ पे बुक स्टोर भी होती है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी होता है। मेनली यहाँ आजकल के ज़माने में जो लाइब्रेरीज होती है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। ठीक, पहले हम क्या करते थे? पहले ज़माने में हम लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, तो वन मीडियम था, बुक्स या पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज़। लेकिन आज मल्टीपल मीडिया से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी से डाटा कलेक्ट करना है तो आप वर्चुअल लाइब्रेरी पे जा सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी पे जा सकते हो, बहुत सारी मीडियम, लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। बुक से ही आप डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते, आज बहुत सारे ज़रिए हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, तो ये मल्टीमीडिया है। ठीक, पहले ज़माने में ये जो कलेक्शन होती थी, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते थे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, है ना, जो उस लाइब्रेरी में मौजूद होगी वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन जब आज के ज़माने की जो लाइब्रेरीज़ हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट वॉल्स, यानी कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जा सकते हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स के बगैर। पहले ज़माने में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, हासिल करने में टाइम लगता था, क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते थे, पहले ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता था, फिर लाइब्रेरी पहुंचने का खर्चा होता था, फिर वहां से डाटा हासिल करने का, तो टाइम बहुत लगता था इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। लेकिन आज के ज़माने में आप एक क्लिक करोगे, चाहे लैपटॉप पे या फ़ोन पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिंगर टिप्स पे आपको आज इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए आजकल के ज़माने में जो तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज है वहाँ पे कम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आज हर किसी को घर में ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो वो हासिल करना चाहता था लाइब्रेरी से। ठीक, इसीलिए डिजिटल लाइब्रेरीज इम्पॉर्टेंट बन गई, इसीलिए वर्चुअल लाइब्रेरीज इम्पॉर्टेंट बन गई। अच्छा, पहले ज़माने में जो लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पे हम वहाँ इंफॉर्मेशन हम लाते थे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो लाइब्रेरीज होती है यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पहले ज़माने में इन स्कोरिंग था, आज आउट स्कोरिंग है। ठीक, पहले ज़माने में क्या था? लोकल रीच था, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइब्रेरी होगी, उसी पर्टिकुलर एरिया का फ़ायदा उस लाइब्रेरी से पहुँचता। लेकिन आज ग्लोबल रीच है, आज डिजिटल लाइब्रेरीज है, वर्चुअल लाइब्रेरीज, कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकता है किसी भी अलग दुनिया के किसी भी कोने से। ठीक, तो ग्लोबल रीच है आज इंफॉर्मेशन की।
ठीक, पहले हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किसी इलाके में लाइब्रेरी वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन आज लाइब्रेरी हमारे पास आ रही है, क्योंकि हम फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो लाइब्रेरी हमारे पास आती है, हमें जाना नहीं पड़ता है, तो वी गो टू लाइब्रेरी। लेकिन आज के ज़माने में द लाइब्रेरी कम्स टू यू। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। अब पर्सनलाइज और कस्टमाइज सर्विस इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी में, पर्सनलाइज सर्विस भी इम्पॉर्टेंट है और कस्टमाइज्ड सर्विस, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी में, ये आप याद रखना। फिर यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को हम इन्फोस्फीयर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। दूसरा, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो हेजमोनिक टर्म है। हेजमोनिक टर्म का मतलब है कि अगर आप देखोगे आजकल के ज़माने में हर जगह आपको इंफॉर्मेशन सोसाइटी मिल जाएगी, हर जगह इंफॉर्मेशन सोसाइटी की चर्चा होगी, इसीलिए हेजमोनिक टर्म है, याद रखना। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर वर्ल्ड समिट्स हुए, 2 वर्ल्ड समिट्स इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे हुई है, एक 2003 में जनीवा में हुई थी और दूसरी 2005 में टूनिस में हुई थी। तो ये दोनों समिट्स किस पे, वर्ल्ड समिट्स किस पे हुई थी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी कब आया, कब वजूद में आया, 1970 से लेकर 1980 तक, ये भी आप याद रखना, इसको भी दिमाग में रखना। ठीक, अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कंसेप्ट पहली बार किसने दिया था, मसूदा, ये जापानीज़ राइटर था, और टॉम स्टूनर, इन दोनों ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कंसेप्ट, मसूदा ने पहले दिया था, टॉम स्टूनर ने इसके बाद दिया था। ठीक, फिर डैनियल बेल ने भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उसने कहा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि साइंस का रोल सोसाइटी में इंक्रीज़ हो रहा है। जितना ज़्यादा साइंस का रोल सोसाइटी में होगा उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोसाइटी चेंज हो जाएगी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ठीक, फिर एल्विन टफलर जो था, टफलर, यहाँ भी आप याद रखना, एल्विन टफलर, और दूसरा जिसका नाम था जॉन नेस्बिलेट, एल्विन टफलर और जॉन नेस्बिलेट ने भी इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया था, किस इंफॉर्मेशन टर्म को बहुत ही पॉपुलराइज़ किया। एल्विन टफलर ने कहा कि यूएसए जो है वो 1970s के बाद कन्वर्ट हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। और जॉन नेस्बेट ने कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी अब चेंज हो जाएगी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, क्योंकि 1970s के बाद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ। ठीक, ये आप दोनों पॉइंट्स याद रखना। तो मसूदा के बारे में भी याद रखना, टॉम स्टूनर के बारे में भी, बेल के बारे में भी, एल्विन टफलर के बारे में भी, और जॉन नेस्बेट के बारे में भी। ठीक, इसके बाद आता है डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मीनिंग क्या है, अगर आप ब्रेंस्कॉम की तरह नज़र डालोगे तो ब्रेंस्कॉम ने 1960 में कहा था कि ये जो सोसाइटी होती है, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है, वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करती है, उसको गैदर करती है, उसको स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है और उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है, ये इंफॉर्मेशन को पहले क्रिएट करती है, फिर उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को गैदर, स्टोर, फिर प्रोसेस और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये ब्रेंस्कॉम ने कहा था। फिर मैनफ्रेड कोहचिन ने क्या कहा था, मैनफ्रेड कोहचिन ने कहा था कि इंफॉर्मेशन फ्लो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मटीरियल फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मटीरियल फ्लो। और उसने कहा था कि क्योंकि अगर आप मोस्ट कम्युनिकेशन या कंट्रोल अगर आप देखोगे, वो इंफॉर्मेशन फ़्लो से ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मटीरियल, इसीलिए इंफॉर्मेशन फ़्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मटीरियल फ़्लो। ठीक, उसने स्ट्रेस दिया था कि
मोस्ट पीपल नॉलेज जनरेट करते हैं नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर से, नॉलेज को जनरेट किया जाता है नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर से। दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है सोशल वेरिएंट को, इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है सोशल वेरिएंट को, दिखाती है सोशल वेरिएंट को। ठीक, फिर किसी भी कन्फ्लिक्ट में पावर और एक्सपेडेंसी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जितना रीज़न और ह्यूमन वैल्यू ज़रूरी होती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में रीज़न और ह्यूमन वैल्यू ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू पावर और एक्सपीडियंसी। ठीक, ये भी इसने कहा था। और इसने ये भी कहा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो स्टेज है जहाँ पे कम्युनिटी ब्रेन इवॉल्व होता है वर्ल्ड ब्रेन में, जहाँ पे कम्युनिटी ब्रेन इवॉल्व होता है वर्ल्ड ब्रेन में, या हम कह सकते हैं कम्युनिटी ब्रेन की ट्रांजिशन होती है वर्ल्ड ब्रेन में। ये किसने कहा था? ये कहा था मैनिफिट कोचिन ने। तो मैनिफिट कोचिन ने क्या कहा था? मैनिफिट कोचिन ने कहा था कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मटीरियल फ्लो, क्योंकि कम्युनिकेशन और कंट्रोल में इंफॉर्मेशन फ्लो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसने स्ट्रेस दिया था कि इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, मोस्ट पीपल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर से जो नॉलेज इंटेंसिव होते हैं। और उसने कहा था कि इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है सोशल वेरिएंट को। फिर उसने ये भी कहा था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए रीज़न और ह्यूमन वैल्यू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ और एक्सपीडियंसी। और उसने कहा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो कम्युनिटी ब्रेन वो इवॉल्व होता है या चेंज होता है, किस में? कम्युनिटी ब्रेन चेंज होता है वर्ल्ड ब्रेन में, ये आप याद रखना। फिर इसमें आया था कि इसके बाद मैनफ्रेड कोचिन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर मार्टिन जेम्स ने क्या कहा? मार्टिन जेम्स ने कहा कि इंफॉर्मेशन, ये इसने 1978 में कहा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिप्रेजेंट क्या करती है? एडवांस्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, यानी कि हमने जो पहले ही बताया, मैंने कहा कि अगर आप डुबलिन को नहीं, बेल को लेंगे, बेल ने भी कहा था, बेल ने कहा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है कि इंफॉर्मेशन, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। मार्टिन जेम्स ने भी यही कहा। मार्टिन जेम्स ने कहा कि जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो हमारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। क्या हो गई? इंफॉर्मेशन क्यों चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में? क्योंकि कंप्यूटराइजेशन इंक्रीज़ हुई, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंक्रीज़ हुआ, ट्रांसमिशन भी इंक्रीज़ हुआ, इकोनॉमिक प्रोफाइल भी इंक्रीज़ हुआ। ये सारे फैक्टर, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ या इकोनॉमिक प्रोफाइल की, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो हमारी जो सोसाइटी पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ये आप याद रखना। इंफॉर्मेशन बिकम अ सोर्स ऑफ एडिड वैल्यूज़ एंड दस वेल्थ। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ एडिड वैल्यू। आप इंफॉर्मेशन में वैल्यू को ऐड करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन लिमिटलेस होती है तो ये हमेशा वैल्यूज़ को ऐड करती है, दस ये वेल्थ को भी इंक्रीज़ करती है। ठीक, ये मार्टिन जेम्स ने यही कहा था। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अराइवल, आईएस मतलब को इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस तरीके से अराइव इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गई? डाटा एक्सप्लोजन की वजह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी अराइव हुई, पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न था कि ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस एंड डिपेंडेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ हो गई और डिपेंडेंस, इसकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंस भी इंक्रीज़ हो गई, इसीलिए अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न था कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गई, तो इंसान एक कंप्यूटराइज डिजिटलाइजेशन की तरह चला गया, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो थी वो फिंगर टिप्स पे मौजूद थी, उसकी वजह से भी कि सोसाइटी जो हो गई वो चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ठीक, तो ये तीन रीज़न थे। पहला रीज़न था डाटा एक्सप्लोजन, दूसरा रीज़न था ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस एंड डिपेंडेंस, एंड तीसरा रीज़न था डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर कॉकवेल जो था, इंफॉर्मेशन सोसाइटी
जो कॉकवेल ने कहा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी ओनली उसने कहा था, उसने काउकेल ने कहा था, काउकेल ने क्या कहा था, काउकेल ने कहा था कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी उस सोसाइटी को कह सकते हैं जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हो। यानी कि उसने कहा कि हम किसी सोसाइटी को तब इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी कहते हैं जब वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, यानी कि नेट के तो इंटरनेट के ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, उसी इन सोसाइटी को हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी कह सकते हैं। ये कॉकवेल ने कहा था। किसने क्या कहा था? काउकेल ने। ठीक। फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो थी ये ड्राइविंग फोर्स है। ये ड्राइविंग फोर्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस एंड नॉट मटेरियल वैल्यू, यानी कि किसी भी सोसाइटी में जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना वो इंफॉर्मेशन होती है। बेल ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी में जो ड्राइविंग फोर्स होती है इवॉल्व होने के लिए, किसी भी सोसाइटी को इवॉल्व होने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, न कि मटेरियल होता है। यानी कि मटेरियल को, इस इंफॉर्मेशन को इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी मटेरियल पे। ये भी आप याद रखना इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। ठीक। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉकवेल ने क्या कहा था। कॉकवेल ने कहा था कि इन किसी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी तब कह सकते हैं जब वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हो। ठीक। और बेल ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। इवॉल्व होने के लिए किसी भी सोसाइटी के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, न कि मटेरियल होता है। ये भी आप याद रखना। ठीक। अब डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये किसने दिया था? वेबस्टर ने डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी दिया था। ठीक। पहला जो आता है वो टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन आ जाता है। इसमें स्पेक्टेक्युलर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को एम्फेस किया, जोर दिया गया। स्पेक्टेक्युलर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की तरह, नई ईजादात की, टेक्नोलॉजिकल ईजादात की तरह जोर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो नॉलेज हो गई वो कंप्यूटराइज्ड हो गई। नॉलेज हर किसी के पास पहुंच गई, इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंच गई। जब आपने टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन हासिल करने में के लिए इस्तेमाल किया तो इंफॉर्मेशन जो थी वो हर आम आदमी को मैसर हुई। इससे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो गई। सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी से चेंज होकर इंफॉर्मेशन सोसाइटी में तब्दील होना शुरू हो गई तेज़ी से। ठीक। टेक्नोलॉजी में आपका टेली कम्युनिकेशन आ जाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप सब चीज़ें इसी में आ जाती है। ठीक। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि ISDN, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, ISDN की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ISDN की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसने क्या किया था? इसने प्रोवाइड किया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग द क्री इंटीग्रेशन ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सोसाइटी थी उसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते थे। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ISDN ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए ISDN ने ज़बरदस्त काम किया। ISDN की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये आप याद रखना। ठीक। फिर इकोनॉमिक परसेप्शन आ जाता है। ये जो पहला परसेप्शन था वो था टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन, दूसरा है इकोनॉमिक परसेप्शन। इकोनॉमिक परसेप्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैकलूप एनालिसिस ग्रोथ, मैकलूप ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू मैकलूप एनालिसिस ग्रोथ ऑफ नॉलेज सेक्टर इन US इकोनॉमी, यानी कि इसने कहा कि मैकलूप ने कहा, मैकलूप ने एनालाइज किया, क्या एनालाइज किया? नॉलेज सेक्टर को, ग्रोथ ऑफ नॉलेज सेक्टर इन US इकोनॉमी में। US इकोनॉमी में नॉलेज सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई ये एनालाइज किसने किया? मैकलूप ने। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक। नॉलेज इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट
रोल उसने अदा किया किसमें? नॉलेज इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इकोनॉमी में, क्योंकि पहली जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ थी वो थी नॉलेज इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड एजुकेशन। पहले हमारे पास कौन सोसाइटी थी? पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी में नॉलेज इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। नॉलेज इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया, यानी कि ये जो हमारे पास सोसाइटी थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अब नॉलेज इंडस्ट्री में आता क्या था? नॉलेज इंडस्ट्री में आता था एजुकेशनल सिस्टम, मीडिया, लाइब्रेरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये सब चीज़ें नॉलेज इंडस्ट्री में आता था। एजुकेशन आ जाता था, मीडिया आ जाता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाती थी, लाइब्रेरी आ जाती थी। जो ये जो नॉलेज इंडस्ट्री थी, इसने कंट्रीब्यूट किया तकरीबन 40% ऑफ यूएसए जीडीपी। 40% ऑफ यूएसए का जीडीपी 1960s में नॉलेज इंडस्ट्री ने 40% ऑफ जीडीपी ऑफ यूएस कंट्रीब्यूट किया 1960s में। ठीक, ये आप याद रखना। तो इन नॉलेज इंडस्ट्री से क्या हमारे पास क्या सोसाइटी बन गई? नॉलेज सोसाइटी बन गई। जितनी ज़्यादा नॉलेज इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई, इतनी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज सोसाइटी बनना शुरू हो गई। इसके बाद जो यूएस उमासियो था, उसने कहा कि नॉलेज इंडस्ट्री क्या है? ये स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है। ये एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाया, इसने इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया, इसने लोगों की कल्चर भी लोगों का बचाया, इसने एम्प्लॉयमेंट भी दी, तो इसने सब कुछ दिया। इसीलिए इसको स्पिरिचुअल, इसलिए उस मासियो ने उसको स्पिरिचुअल इंडस्ट्री कहा। ठीक, ये आप याद रखना। फिर मैकपोर्ट जो था, वो उसने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन सोसाइटी को ज़बरदस्त स्टडी किया था, और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या था? उसने इंफॉर्मेशन सोसाइटी को पहले स्टडी किया और उसका इम्पैक्ट देखा इकोनॉमी पे। यह हम कह सकते हैं कि इसने इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को ज़बरदस्त स्टडी किया। ठीक, पोर्ट्रेट ने कहा था कि 45% ऑफ जीडीपी यूएसए का है जो था, वो है इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग से 40% ऑफ जीडीपी। हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से 45% ऑफ जीडीपी यूएसए का रिलेट था 1967 में। ठीक, पोर्ट वाज एबल टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सेक्टर। पोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सेक्टर को, और फिर इन सेक्टर्स को कंसोलिडेट किया और सेपरेट किया नॉन इंफॉर्मेशन सेक्टर्स को सेपरेट किया। और उसने कहा, फिर उसने देखा कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री जो है या नॉलेज इंडस्ट्री जो है, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे कितना है, या उसने इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट किया। बताया जाता है कि 1970s या 1960 से 1970s तक 46% ऑफ जीएनपी जो यूएसए का था, वो यही इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का था। ठीक, ये आप याद रखना। तो इस इकोनॉमिक परसेप्शन में हमने क्या पढ़ा? इस इकोनॉमिक परसेप्शन में हमने पहले मैकलूप के बारे में पढ़ा। मैकलूप ने क्या कहा था कि मैकलूप ने एनालाइज किया कि नॉलेज सेक्टर की ग्रोथ यूएस इकोनॉमी में कैसे हुई। या हम कह सकते हैं, हाँ, उसने कहा कि नॉलेज इंडस्ट्री जो है वो ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट थी इकोनॉमी के लिए, उसी ने कहा। और उसने ये भी कहा था कि नॉलेज इंडस्ट्री में आता क्या था? एजुकेशन आता था, मीडिया आता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता था, लाइब्रेरीज आती है। और देखा गया कि 40% ऑफ जीडीपी जो था वो किस पे
या किससे पैदा हुआ? वो नॉलेज इंडस्ट्री से पैदा हुआ। किससे? नॉलेज इंडस्ट्री से पैदा हुआ 1960s में। ठीक, तो नॉलेज इंडस्ट्री से जितना ज़्यादा नॉलेज इंडस्ट्री फ्लोरिश हुआ या ग्रो हुई, उतनी ज़्यादा नॉलेज सोसाइटी फ्लोरिश हो गई। ठीक, उस उमयासियों ने कहा कि ये जो नॉलेज इंडस्ट्री है ये एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है। मैकपोर्ट ने इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को डीपली स्टडी किया। उसने कहा कि 45% ऑफ जीडीपी जो था वो इंफॉर्मेशन बेस्ड जीडीपी था। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जीडीपी था। ठीक, और उसने डिस्टिंग्विश किया इंफॉर्मेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, और उन दोनों सेक्टर को कंसोलिडेट किया और अनइंफॉर्मेशनल सेक्टर को अलग किया, और देखा कि इंफॉर्मेशनल सेक्टर की वजह से इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा या कितनी इकोनॉमी ग्रो हो गई। ठीक, फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशनल परसेप्शन आ जाता है। ऑक्यूपेशनल परसेप्शन में क्या आ जाता है कि ऑक्यूपेशनल परसेप्शन में टीचिंग, ऑक्यूपेशन इन टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़। ऑक्यूपेशनल परसेप्शन में देखा गया कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी या इंफॉर्मेशन की वजह से कितनी ज़्यादा ऑक्यूपेशन सोसाइटी में क्रिएट हो गई, चाहे वो टीचर्स की सूरत में हो, चाहे वो रिसर्च की सूरत में हो, चाहे वो डेवलपमेंट की सूरत में हो, या इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ की सूरत में हो। कितनी ज़्यादा ऑक्यूपेशन सोसाइटी में हुई या कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हुई, इसको हम ऑक्यूपेशनल परसेप्शन कहते हैं। ठीक, पोर्ट्रेट ने रिलेट किया, ग्रोथ को रिलेट किया चेंजिंग ऑक्यूपेशन के साथ। पहले ज़माने जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी तब लोग काम करते थे तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई तो ऑक्यूपेशन भी चेंज हो गया। लोग टीचिंग की तरह गए, लोग रिसर्च की तरह गए, लोग इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरह गए, तो उनको वहाँ पर जॉब मिल गया। तो वो जो वर्क फोर्स था, तो वो जो लोग काम करते थे इंडस्ट्रीज़ में, अब वो हायर ग्रेड्स पे अच्छी तनख्वाह कमाते थे और इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाता है स्पेशल परसेप्शन मतलब है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो थी उसने स्पेस में कितनी जगह ली, कितनी स्पेस को फिलअप किया और कितनी जल्दी फिलअप किया। क्योंकि हमें पता था कि पहली सोसाइटी जो थी वो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में चेंज करने में कितना टाइम लग गया, क्यों ये चेंज हो गई, ये हम स्पेशल परसेप्शन में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि मेजर एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्टेड। इसमें जो मेजर एम्फेसिस होता है वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे होता है, दैट कनेक्ट्स लोकेशन, जो लोकेशन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मेजर एम्फेसिस होता है वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है लोकेशंस को। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाता है कल्चरल परसेप्शन। मीडिया लेडन सोसाइटी, हम इस वक्त किस में रह रहे हैं? मीडिया लेडन सोसाइटी। अगर आप देखोगे हर तरह मीडिया है, चाहे वो मोबाइल की सूरत सोशल मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो टीवी में हो, रेडियो में, तो हम मीडिया लेडन सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। तो इसने भी इफ़ेक्ट किया हमारे कल्चर को, डीप पेनिट्रेशन हुई, हमारा कल्चर चेंज हो गया, हमारा रहने सहने का तरीका चेंज हो गया, हमारा कल्चर चेंज हो गया। किसकी वजह से? यही इन्फॉर्मेशन की वजह से जो इन द फॉर्म ऑफ मीडिया हमारे पास पहुंच गई। वेबस्टर ने कहा था कि 1960 में कि कंटेम्प्रेरी कल्चर इज मैनिफेस्टेड बाय हैवी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी कल्चर को हम या मॉडर्न कल्चर को हम मैनिफेस्ट करते हैं हैवी इंफॉर्मेशन सोसाइटी से, यानी कि हैवी इंफॉर्मेशन सोसाइटी की वजह से जो हमारा कल्चर हुआ वो मॉडर्न हुआ। ये वेबस्टर ने कहा था 1996 में। ठीक, अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में कितनी 2 समिट्स हुए इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में, 2 वर्ल्ड समिट्स हुई। एक समिट हुई, वो हुई थी जेनीवा में 2003 में, और दूसरी समिट ट्यूनीसिया में हुई, वो हुई थी 2005 में। ये आप याद रखना। जेनीवा में जो
अगर आप एक्यूरेट डेट बताओगे कब हुई तो 10 दिसंबर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो जेनीवा में जो समिट हुई ये हुई थी 10 दिसंबर 2003 को। कब हुई थी? 10 दिसंबर 2003 को। दूसरा, ये जो ट्यूनीशिया में जो समिट हुई ये कब हुई? एक मिनट। ट्यूनीशिया में जो समिट हुई ये कब हुई? ये हुई थी एक्यूरेट 16 नवंबर 2008। 16 नवंबर 16 to 18 नवंबर 16 to 18 नवंबर 2005 में। ठीक। अब अगर हम फर्स्ट समिट की तरह देखेंगे, फर्स्ट समिट जो हुई थी कहाँ पे जो हुई थी? जेनीवा में। उसमें जो पहला फेज़ था, फर्स्ट फेज़ जो था वो प्रिसाइजली किसके लिए था? हम किस तरीके से डेवलप करें नॉलेज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का विजन, ये फेज़ इसी पे मुनहसर था। इस फेज़ का मकसद ये था कि हम कैसे न्यू विजन डेवलप करें इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए, कॉमन विजन डेवलप करें, न्यू विजन नहीं, कॉमन विजन डेवलप करें इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। पहले फेज़ का मकसद यही था। ठीक। ये जो पहला फेज़ था ये की इश्यूज से डील करता था, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए थी, उस इशू के साथ डील करता था। न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट असाइन टेक्नोलॉजी। तो इसने कहा था कि किसी भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी में चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही चेंज आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस थी किसी भी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी में चेंज करने के लिए, और किसी भी इकोनॉमी को इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में चेंज करने के लिए। इसने एम्पावर किया, उन कंडीशंस को एम्पावर किया। फर्स्ट फेज ने उन कंडीशंस को एम्पावर किया जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करे इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा वो कंडीशन जो एम्पावर कर सके या जो डेवलप कर सके इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, उन कंडीशन को एम्पावर करना। ठीक। फिर सेकंड फेज़ में क्या हुआ? सेकंड फेज़ में क्या हुआ कि सेकंड फेज़ किस पे था? ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। पहला फेज़ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको पहले कलेक्ट करना, उसको फिर पहले क्रिएट करना, फिर स्टोर कलेक्ट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहला फेज़ इसी से रिलेटेड था। लेकिन दूसरा फेज़ जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड था, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन की डेवलपमेंट से रिलेटेड एक फेज़ था। इस करेक्टर पे प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड नॉलेज, टेक्नोलॉजी इज़ द सपोर्ट। यह हम कह सकते हैं कि ये आप याद रखना कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट किसी भी नॉलेज बेसिस सोर्स है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि टेक्नोलॉजी इज सपोर्ट दैट हैज़ अनलिश्ड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोसेस। जो मैंने पहले ही कहा कि इसी ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बनने में मदद दी। ये न्यूट्रल नहीं था, ये न्यूट्रल फैक्टर नहीं था, नॉर इट इज़ एग्जॉर्ब, इम्पॉसिबल भी नहीं था। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, ये आप याद रखना। इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, नॉट इनवर्स। इंफॉर्मेशन को हम सोसाइटी, याद रखना, इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी तक पहुंचाते हैं, न कि सोसाइटी को इंफॉर्मेशन तक। यानी कि हम किसी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन किसी सोसाइटी के कल्चर को, किसी सोसाइटी की, यानी कि हमें मोहताज बनाना है इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, न कि सोसाइटी को इंफॉर्मेशन मोहताज बनानी है। ठीक। ये कहता है इंफॉर्मेशन डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, नॉट इनवर्स। इंफॉर्मेशन को हम डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी से, लेकिन इनवर्स यानी कि सोसाइटी को इंफॉर्मेशन से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन राइट्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन राइट्स इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसको हम CIRS कहते हैं, पॉइंटेड आउट इन द डॉक्यूमेंट्स इन, जो हमने जेनीवा कन्वेंशन, जो पहली जेनीवन कन्वेंशन वो हुई थी। ठीक। तो ये क्वेश्चन याद रखना है,
क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करती है सोसाइटी को। क्या सोसाइटी डिटरमाइन करती है? नहीं, सोसाइटी डिटरमाइन नहीं करती इंफॉर्मेशन को, ये आप याद रखना। ठीक, तो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। टॉपिक लेंथी हुआ, जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे। लेक्चर बड़ा बन गया। इसमें मैंने पहले जो आपको बताया कि रोल क्या था लाइब्रेरी का सोसाइटी में। मैंने कहा कि लाइब्रेरी जो कलेक्शन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो एक्सेस प्रोवाइडर होती है। लाइब्रेरी इंटरफेस होती है यूज़र, पब्लिशर और अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के दरमियान। लाइब्रेरी में नई इनोवेटिव प्रिंसिपल्स आ गए हैं जिनसे लाइब्रेरियन की काम आसान हुआ और लाइब्रेरियन भी लर्निंग प्रोसेस में ही आ गया। फिर अब ये जो नई पुरानी लाइब्रेरी और नई लाइब्रेरी में क्या फ़र्क था कि पुरानी लाइब्रेरी कस्टोडियन ऑफ बुक्स थी, यहाँ बुक्स को स्टोर किया जाता था। नई लाइब्रेरी में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं कि कस्टोडियन ऑफ बुक्स है। पहली लाइब्रेरीज वन मीडियम इस्तेमाल करती थी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, हार्ड कापीज़। यहाँ पे मल्टीपल मीडियाज़ है, आप लैपटॉप से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी, मोबाइल फ़ोन से भी, तो डिफरेंट तरीके से। पहले जो लाइब्रेरी थी वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता था, लेकिन आज फिंगर टिप्स पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। पहले जो हम क्या करते थे, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन को भरते थे, वहाँ पे स्टोर करते थे, लेकिन आज हम लाइब्रेरी से, चाहे वो डिजिटल हो, वर्चुअल हो, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इन स्कोरिंग आज के ज़माने में है आउट स्कोरिंग। पहले लोकल रीच था, आज ग्लोबल रीच है। पहले हम लाइब्रेरी की तरह जाते थे, आज लाइब्रेरी हमारी तरह आती है। पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमर सोर्स इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी में है, अब याद रखना। अब इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी होती है, इनको हम इन्फोस्फीयर भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी हेजेमोनिक टर्म है, जो मैंने पहले कहा कि हर जगह आप अगर आप देखोगे वहाँ पे इंफॉर्मेशन सोसाइटी आपको मिल जाएगी। 2 समिट्स हुई थी, एक जनीवा में 2003 में, ठीक, दूसरी हुई थी ट्यूनिसिया में 2005 में। 2 वर्ल्ड समिट्स हुई थी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट 1960 से 1970s के बीच में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट दिया था मूसादा ने और टॉम स्टोनर ने, याद रखना। फिर डैनियल बेल भी आया था, उसने भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में ही बताया, ठीक, लेकिन उसने बताया पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। फिर एलियन टफलर आया। एलियन टफलर और जॉन्स नेस्बेट ने जो इंफॉर्मेशन टर्म है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। इसने कहा, एलियन टफलर ने कहा कि यूएसए में जो 1970 के बाद सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, ठीक। और जॉन नेस्बेट ने कहा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी किस वजह से हम बन गई, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से, जो 1960 के बाद हुआ, ठीक। फिर डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में हमने कहा कि पहली डेफिनेशन थी बर्न्स कॉम ने 1986 ने। उसने कहा था कि ये जो लाइब्रेरी होती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है, वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करती है, उसको गैदर करती है, उसको स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक। फिर मैनफ्रेड कोचिन ने कहा था कि इंफॉर्मेशन फ्लो इंपॉर्टेंट है रादर देन मटेरियल फ्लो, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन में भी देखोगे या कंट्रोल में भी देखोगे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मटेरियल। और इसने स्ट्रेस किया था कि नॉलेज को हम जनरेट कर सकते हैं नॉलेज बेस्ड प्रोसीजर से। और इसने कहा था कि ये जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है सोशल इवेंट्स को, सोशल वेरिएंट्स को, ठीक। इसने कहा था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए रीजंस और ह्यूमन वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू पावर और एक्सपीडियंसी। और इसने कहा था कि जब सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में चेंज होती है तो इसका कम्युनिटी ब्रेन इवॉल्व होता है नॉलेज ब्रेन में, कम्युनिटी ब्रेन इवॉल्व होता है वर्ल्ड ब्रेन में, या चेंज होता है वर्ल्ड ब्रेन में, याद रखना। फिर मार्टिन जेम्स ने वही कहा था जो बेल ने कहा था। इसने कहा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटराइजेशन की ज़रूरत होती थी, वॉल्यूमनस इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और इंफॉर्मेशन बिकम सोर्स ऑफ एडेड वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन
सोर्स क्या थी, एडिड वैल्यूज, ये अब याद रखना। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अराइवल किस वजह से हुआ, ये अब याद रखना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अराइवल किस वजह से हुआ, ये क्वेश्चन में आ सकता है। जो मैंने पहले ही आपको बताया, डाटा एक्सप्लोजन का पहला फैक्टर था। दूसरा क्या था, दूसरा था ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्सियसनेस एंड इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस। ठीक, तीसरा क्या था, डेवलपमेंट इन कम्युनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना। काउकेल ने कहा था कि इंफॉर्मेशन, किसी भी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी तब कहेंगे जब वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी। बेल ने कहा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, न कि मटीरियल होती है। ये बेल ने कहा था, ये अभी आप याद रखना। डिफरेंट परसेप्शन इंफॉर्मेशन सोसाइटी वेबस्टर ने दी थी। पहला परसेप्शन था टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन। उसने कहा, उसने एम्फेस किया, इस पे एम्फेस किया, वेबस्टर ने एम्फेस किया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी उतनी ज़्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दूसरे लोगों तक। तो उसने एम्फेस किया था किस पे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन पे, याद रखना। इसमें ISDN का आपको याद रखना है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क भी कहते हैं। इसने क्या किया, प्रोवाइड किया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इसने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में तब्दील करने में बहुत अहम किरदार किया था इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ने। ठीक, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक परसेप्शन आ जाता है। इकोनॉमिक परसेप्शन में आपको याद रखना है कि मैकलॉफ ने जो था मैकलॉफ एनालिसिस, वो किस पे था, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन या रूल ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमी, इसी के बारे में था। इसने कहा था कि जो नॉलेज इंडस्ट्री है, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रो किया इकोनॉमी में, बहुत ही नॉलेज इंडस्ट्री से इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गई। इसने कहा था नॉलेज इंडस्ट्री में आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी एजुकेशनल सिस्टम आ जाता है, मीडिया आ जाता है, लाइब्रेरी आता है और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ जाता है। नॉलेज इंडस्ट्री जो है उसने कंट्रीब्यूट किया था 40% ऑफ GDP 1960s में। ठीक, जितनी ज़्यादा नॉलेज इंडस्ट्री ग्रो होगी उतनी ही ज़्यादा सोसाइटी तब्दील हो जाएगी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। उस उमेसियो ने कहा था कि नॉलेज इंडस्ट्री है एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। क्यों कहा था, क्योंकि इससे लोगों को कल्चर के बारे, अपने कल्चर के बारे में नॉलेज भी हुआ। दूसरा, इसे इकोनॉमी भी ग्रो हुई। तीसरा, इसे एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। चौथा, इसे लोग की लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई। तो इसीलिए इसको कहते थे स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। ठीक, मैकपोर्ट ने क्या कहा था, मैकपोर्ट जो था उसने कहा कि इंफॉर्मेशन, उसने बेस्ट स्टडी किया इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को। उसने कहा कि 45% ऑफ GDP अगर आप देखोगे ना 1967 में, वो थी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग पे डिपेंड थी। ठीक है, उसी ने इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री ने ही ये डिपेंड बनाया था, या नॉलेज इंडस्ट्री ही ने ये 45% ऑफ GDP ग्रो की थी। ठीक, पोर्ट्रेट वॉज अबाउट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पोर्ट्रेट ने इंफॉर्मेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में डिवाइड किया, फिर दोनों को कंसोलिडेट किया और फिर अनइंफॉर्मेशन सेक्टर को इंफॉर्मेशन सेक्टर से अलग किया और देखा कि इंफॉर्मेशन सेक्टर का इकोनॉमी में कितना रोल है या कितना हिस्सा है। ठीक, फिर ऑक्यूपेशनल परसेप्शन में क्या जाता है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन की वजह से हुई। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जो एजुकेशन सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में आपका एम्प्लॉयमेंट होगा और अदर एजुकेशन एक्टिविटीज़ की वजह से कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन लोगों को मिल गई, उसको ऑक्यूपेशन परसेप्शन कहते हैं। पोर्ट्रेट ने कहा था कि इसने देखा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कितनी ज़्यादा चेंज हो गई ऑक्यूपेशन पैटर्न में। ठीक, फिर स्पेशल परसेप्शन में देखा गया कि स्पेशल का मतलब स्पेस, कितनी ज़्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने अपनी स्पेस ली। पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, फिर कितनी ज़्यादा स्पेस ली, जल्दी स्पेस ली इंफॉर्मेशन सोसाइटी में तब्दील करने के लिए।
ठीक, ये हम इस स्पेशल परसेप्शन में स्टडी करते हैं। इसमें जो मेजर एम्फेस था वो था इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकेशन, जो लोकेशन को कनेक्ट करता था। ठीक, फिर यहाँ पे कल्चरल परसेप्शन आ जाता है। कल्चरल परसेप्शन का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी इस वक्त है वो मीडिया लेडन सोसाइटी है। ठीक, तो मीडिया ने हमारे कल्चर पे डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट छोड़ा। तो वेबस्टर ने 1996 में कहा कि जो हमारा मॉडर्न कल्चर है वो मैनिफेस्ट करता है हैवीली इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, हैवीली इंफॉर्मेशन सोसाइटी को। फिर यूनाइटेड नेशन ने 2 समिट्स रखी थी, वर्ल्ड समिट्स रखी थी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे। एक 2005 में जेनीवा, एक 2003 में जेनीवा में, एक्यूरेटली हम कह सकते हैं 10 दिसंबर 2003 में, और दूसरा ट्यूनिसिया में 10 नवंबर 16 to 18 नवंबर 2005 में। ठीक, फर्स्ट फेज में क्या था? फर्स्ट फेज वॉज प्रिसाइजली डेवलप कॉमन विजन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। विजन डेवलप करना फर्स्ट फेज इसीलिए था कि विजन डेवलप करेंगे हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में, विजन डेवलप करेंगे। जो फर्स्ट फेज वो की इशू से डील करता है, यानी कि इसमें हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का कितना रोल था इंफॉर्मेशन को डेवलप करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर, इंफॉर्मेशन को क्रिएट, गैदर, स्टोर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना रोल था। ठीक, और इसने उन सारी सेक्टर्स को एम्पावर किया जो एक सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी में तब्दील कर सके। फिर सेकंड फेज में क्या देखा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक, ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें देखा गया कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो कम्युनिकेशन, जो हमें कम्युनिकेशन नॉलेज चाहिए वो इन ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना मदद देगा। सेकंड फेज में यही देखा गया। ठीक, फिर यहाँ पे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्ट दैट हैज अनलीश्ड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोसेस, नॉट न्यूट्रल फैक्टर नॉर इट इज़ अ कोर्स ऑफ इनएग्जॉरेबल। यानी कि टेक्नोलॉजी था उसने एक्सेलरेट किया एक सोसाइटी को कन्वर्ट करने में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने में। ये न्यूट्रल नहीं था, नॉर ये एक्सॉरेबल, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल भी नहीं था कि हम किसी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा तब्दील या जल्दी कन्वर्ट कर सके। टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ ये। ठीक, इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी नॉट इनवर्स। इंफॉर्मेशन को हम डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी के टर्म से, न कि सोसाइटी को हम इंफॉर्मेशन के टर्म से डिटरमाइन करते हैं। यानी कि जब ही सोसाइटी होगी तब इंफॉर्मेशन होगी, जब सोसाइटी होगी तब इंफॉर्मेशन होगी, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। ये याद रखना। That is why communication rights of information society points out documents on। अच्छा, ये आप याद रखना, इतना आप याद रखना। लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। बहुत ज़्यादा लंबा हुआ।